श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है, कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से कुछ चुने हुए प्रश्नों का सामूहिक रूप से सभी के सामने समाधान करने का प्रयास जो मैं गुरुवार के दिन करता हूं। तो आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, उसके समय में आज की कक्षा का यही विचार है, यही चर्चा है, यही विषय है कि जो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं उनमें से कुछ चुने हुए प्रश्नों का आपके सामने ज्योतिषीय आधार पर समाधान करने का प्रयास। तो इसके आधार पर आपके सामने जो पहला प्रश्न है वह है सुरेंद्र गुसैन का। इन्होंने पूछा है कि क्या अकारक ग्रह की दशा हो और अकारक ग्रह की ही अंतर्दशा हो तो उसमें भाग्योदय वर्ष के आधार पर भाग्योदय संभव है। तो अकारक ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, यह सामान्य विचार है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि अकारक फल हमेशा खराब फल ही देंगे, क्योंकि अकारक ग्रह यदि अपने भाव से अकारक भाव में बैठते हैं तो उनके फल की शुभता बढ़ जाती है और वह अपनी अशुभता को कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से अकारक ग्रह की दशा और अंतरदशा में भी भाग्योदय संभव है। रश्मि जैन ने पूछा है कि मेलापक में 30 गुण मिलते हों और नाड़ी दोष भी हो तो क्या विवाह किया जा सकता है। पहली बात तो कि नाड़ी दोष होने पर 30 गुण नहीं मिलेंगे, क्योंकि नाड़ी दोष के 8 गुण होते हैं, तो 28 गुण अधिकतम मिल सकते हैं जब नाड़ी दोष होगा। फिर भी नाड़ी दोष का यदि परिहार हो जाता है तो विवाह किया जा सकता है। यदि नाड़ी दोष का परिहार नहीं होता है तो विवाह नहीं किया जा सकता। परिहार में मुख्य विषय है कि यदि नक्षत्र एक हो, राशि अलग अलग हो तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है, या राशि एक हो, नक्षत्र अलग अलग हो तो अभी नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। कुछ ज्योतिषकार नक्षत्र भेद पर भी नाड़ी दोष का परिहार मानते हैं। अजय शर्मा और दिनेश जैन ने भी यही पूछा था कि 64वें नवांशपति जो होते हैं वह लग्न से और चंद्रमा से होते हैं तो 2 हो जाते हैं, और एक 22वें दृष्टिकोण के स्वामी। इस तरह 3 ग्रह हमारे खर स्वामी हो जाते हैं, अशुभ ग्रह हो जाते हैं। तो क्या तीनों अपनी दशा अंतरदशाओं में खराब फल करेंगे? यह आवश्यक नहीं है कि 64वें नवांश के स्वामी हमेशा खराब फल ही करेंगे, उनके अन्य कारकत्वों का भी विचार करना होगा। लेकिन जब भी उनके ऊपर से या उस नवांश से किसी पाप ग्रह का गोचर होगा तो अवश्य ही कष्ट की संभावना बढ़ती है। इस पर मैं विस्तार से आगे किसी कक्षा में चर्चा करूंगा। लेकिन यह अशुभ होते हैं, फिर भी कोई भी अशुभ ग्रह हमेशा अशुभ नहीं होता है, उसका गोचर देखना चाहिए दशा अंतरदशा के समय में, और उसकी अन्य स्थितियों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। मीतू मीनू ने पूछा है कि मेष लग्न में द्वितीय भाव में शुक्र है, 9 में मंगल है, अष्टम में शनि वक्री है। शनि की दशा में शुक्र की अंतरदशा में क्या दुर्घटना का योग बनेगा? तो अष्टम में बैठने वाला ग्रह और उसके अंदर मार्केश की दशा चल रही हो, अंतरदशा, तो दुर्घटना की संभावना हो सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब दशा अंतरदशापति का गोचर खराब स्थिति में होगा और वहाँ पर मंगल का भी प्रभाव दशा अंतरदशापति के ऊपर गोचर में पड़ रहा होगा। लेकिन दुर्घटना की संभावनाएं इस दशा में हो सकती हैं। दिलीप कुमार सिंह पूछते हैं कि गुरु का नवांश क्या पुष्कर नवांश होता है? तो गुरु का नवांश हर बार पुष्कर नवांश नहीं होता, ये आवश्यक नहीं है। पुष्कर नवांश गुरु का नवांश हो सकता है, शुक्र का नवांश हो सकता है, बुध का नवांश हो सकता है, लेकिन हमेशा गुरु का नवांश, हर राशि में गुरु का नवांश जो होगा वह पुष्कर नवांश नहीं होगा। तो केवल गुरु का नवांश होने पर हम पुष्कर नवांश की मान्यता नहीं कह सकते। अगला सवाल जो है कैलाश दिम का है कि 9वें भाव में धनु राशि का गुरु हो
मेष लगन है और गुरु यदि वक्री होगा तो क्या ऐसा जातक आजीवन आलसी और अविवेकी रहेगा? गुरु नवम में होकर जातक को आलसी नहीं बनाता। यदि उस पर शनि का प्रभाव हो, लगन और लग्नेश पर शनि का प्रभाव हो, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन गुरु यदि वक्री होकर षड्बल में बहुत ही कमजोर होगा तो ऐसे जातक के अंदर एक आलस की भावना रह सकती है। लेकिन गुरु नवम में होकर पंचम और लगन पर दृष्टि डालेगा तो उसे अविवेकवान नहीं कहा जा सकता। उस पर अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, तब उसके विवेक में कमी हो सकती है और पंचम भाव और पंचमेश भी उसके प्रभावित हो रहे होंगे पाप ग्रहों से, तब ऐसी स्थिति बनेगी। अकेले गुरु के वक्री होने पर, नवम भाव में बैठने पर अविवेकी और आलसी नहीं कहा जा सकता। अगला सवाल अजय लालवानी का है कि अर्ध लगन क्या होता है? लगन का स्वामी लगन से जितने भाव आगे बैठता है वह उसका अर्ध लगन होता है। इसमें एक अपवाद होता है कि लग्नेश यदि लगन में ही हो या सप्तम में हो तो उसका अर्ध लगन दसम भाव में होता है, और यदि वह चतुर्थ भाव में या दसम भाव में बैठा हो अपने भाव से तो उसका अर्ध लगन चतुर्थ भाव में बनता है। केवल ये अपवाद है, अन्यथा वह अपने भाव से जितने भाव आगे है उतने ही भाव आगे उसका अर्ध लगन बनता है। और अर्ध लगन एक तरह से उसका पद है, लगन का छाया है, और उसके आधार पर जातक की आंतरिक जो अनुभूति है या जो उसकी छवि बनती है उसका विचार किया जाता है। रामवीर सिंह बघेल ने पूछा है कि वृश्चिक लगन में एकादश भाव में मंगल शुक्र व राहु की युति है, कैसा फल रहेगा? 11वें भाव में बैठने पर सभी ग्रहों का अच्छा फल बताया गया है। इधर लग्नेश 11वें भाव में हो, सप्तमेश के साथ हो और राहु भी वहाँ अच्छा फल देगा, लेकिन सप्तमेश शुक्र यहाँ पर नीच राशि में होगा। यदि अंशात्मक दूरी कम होगी तो राहु और मंगल का अंगारक योग, और इसी प्रकार राहु और शुक्र का भी अच्छा योग नहीं बनेगा। यदि अंशात्मक दूरी राहु से मंगल और शुक्र की 5 से अधिक है और बुध कहीं केंद्र में आ जाता है, नीच भंग हो जाता है शुक्र का, तो यह एक अच्छा योग होगा, अच्छा लाभ देने वाला योग होगा। तो अन्य ग्रहों का विचार भी किया जाना आवश्यक है। फिर भी 11वें भाव में बहुत अशुभ फलों की संभावना इन ग्रहों से नहीं की जाएगी। गुरजोत सिंह ने पूछा है कि वर्ष बली जो ग्रह होता है यदि वह 6, 8, 12 में यानी त्रिक भाव में बैठ जाए तो क्या उसके फल प्रभावित होंगे? तो कोई भी ग्रह किसी न किसी रूप में बलवान होता है, भले ही वह षड्बल में कमजोर हो। तो जिस बल को वह लिए हुए है उस बल के आधार पर तो वह अपना कार्य करेगा। जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, एक व्यक्ति बुद्धि से बलवान है, शारीरिक रूप से बलवान नहीं है, तो वह बुद्धि बल के आधार पर अपनी कार्य कर लेगा। एक व्यक्ति में शारीरिक बल है लेकिन उसके पास धन बल नहीं है, तो वह शारीरिक बल का प्रयोग करके अपना कार्य चलाएगा। एक व्यक्ति के पास बुद्धि बल भी नहीं है, शारीरिक बल भी नहीं है, धन बल है, तो वह धन बल के आधार पर अपने कार्य को करेगा। जैसे आप सबने पढ़ा है कि एक बुद्धि बल के आधार पर एक छोटे से खरगोश ने एक बहुत शक्तिशाली शेर को कुएं में गिरने पर मजबूर कर दिया था। ये कहानी आप सबने पढ़ी होगी। तो जो भी ग्रह का बल होता है उस बल के आधार पर उसका जो फल होता है वह अवश्य ही उसको प्रभावित करेगा, भले ही वह षड्बल में कमजोर हो या बलवान हो, लेकिन अपने जिस बल को वह धारण किए हुए है उस बल का प्रभाव तो वह देगा ही। अगला सवाल पूजा शुक्ला के द्वारा पूछा गया है कि द्वितीय भाव में गुरु और शुक्र की युति का फल क्या होगा? द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का प्रमुख भाव है। वहाँ पर 2 शुभ ग्रहों की युति, गुरु और शुक्र की युति का होना अच्छा फल देगा। वाणी भाव से वाणी के आधार पर ऐसा जातक अच्छा धनार्जन करने में सफल होगा, लेकिन इसमें यह देखना भी आवश्यक होगा कि वह कौन सी राशि में है और उसके राशिपति की स्थिति क्या है। फिर भी धन भाव में 2 शुभ ग्रहों का बैठना वाणी भाव के लिए, कुटुंब के लिए और धन के सुख के लिए शुभ योग ही कहा जाएगा। इसके आगे हर्ष कुमार सिंह ने पूछा है कि सिंह लगन है, उसमें द्वादश भाव में मंगल और चंद्रमा की युति है, तो क्या यहाँ पर लक्ष्मी योग बनेगा?
चंद्रमा यहाँ पर स्वराशि का है, विपरीत राजयोग बनाएगा। मंगल यहाँ पर नीच राशि में है, चंद्रमा के साथ है, नीच भंग राजयोग बनाएगा और लक्ष्मी योग भी बनाएगा। लेकिन क्योंकि द्वादश भाव में लक्ष्मी योग बन रहा है तो यह बहुत अच्छी स्थिति लक्ष्मी योग के लिए तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि योग कारक ग्रह का 12वें भाव में आना यानी चतुर्थेश और भाग्येश का द्वादश भाव में जाना कुछ ना कुछ कमी करेगा। फिर भी विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग का फल तो प्राप्त होगा ही। आइच्या गावात अनबाराच्या भावात, ये आईडी है इन महोदय की। इन्होंने पूछा है कि नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग इनमें से कौन सा राजयोग श्रेष्ठ होता है यानी अच्छा होता है। तो नीच भंग राजयोग को अच्छे राजयोगों में माना गया है। वह दूरगामी समय तक, लंबे समय तक अपना फल प्रदान करता है। विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थितियों के बाद राजयोग प्राप्त होता है और वह दीर्घ काल तक नहीं चलने वाला होता है। इसलिए नीच भंग राजयोग ज़्यादा अच्छा राजयोग माना गया है अपेक्षाकृत विपरीत राजयोग के। इसके बाद संजीव तिवारी ने पूछा है कि मेष लग्न में सप्तमेश दशम भाव में है, लेकिन चलित भाव में वह एकादश भाव में है, तो उसका फल कैसा रहेगा। मेष लग्न में है, सप्तमेश है, तो दशम भाव में भी वह शनि की राशि में होगा, एकादश भाव में भी शनि की राशि में होगा। और शनि की राशि में सामान्य रूप से शुक्र का फल कुछ कमजोर माना गया है। फिर भी एकादश भाव में यदि वह चलित भाव में आ जाता है तो उसके फल में शुभता बढ़ जाएगी और वह अच्छा फल देने के लिए तत्पर होगा, क्योंकि अपने भाव से त्रिकोण में होगा और व्यवसाय से और जीवन साथी के माध्यम से या उनके सहयोग से वह अच्छा धनार्जन करने में सफल होगा। राजा राम भट्ट पूछते हैं कि यदि दिग्बली ग्रह नीच राशि में हो तो उसका फल कैसा होगा। दिग्बली ग्रह यदि अपने दिग्बल से युक्त है तो दिग्बल के जो है उसके फल होंगे, वह फल वह अवश्य ही देगा, भले ही वह षडबल में कमजोर होगा, नीच राशि में होगा या शत्रु राशि में होगा। और नीच राशि में होकर भी यदि उसका नीच भंग हो जाता है तो वह बहुत अच्छे और उत्तम फल देने में समर्थ होगा। फिर भी यदि वह कमजोर भी होगा, नीच राशि में भी होगा, षडबल में भी कमजोर होगा, तो दिग्बली होने का अपना फल तो प्रदान करेगा ही। जैसा कि पीछे एक उदाहरण पर बताया था वर्ष बली ग्रह के आधार पर, तो उसी प्रकार की स्थिति हम यहाँ भी देख सकते हैं कि दिग्बली ग्रह यदि अपने दिग्बल भाव में होगा तो वह अपनी दिशा में ले जाकर अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य ही लाभ प्रदान कराएगा। तो इस प्रकार से हम इनका विचार कर सकते हैं, जो बली होने का ग्रह का विचार है। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।